सभी भैया बहनों को प्रणाम। पशुपालन इकाई 1 के इस तीसरे भाग में हम देखेंगे उत्तम सांड योजना क्या है। तो उत्तम सांड योजना उत्तर पशु प्रजनन फार्मों पर प्रमाणित नस्लों के सांडों को पालना, प्रमाणित नस्लों के सांडों को पालना तथा उनसे देसी गायों का मिलान कराकर उन्नत पशुओं का विकास करना ही उत्तम सांड योजना है। उन्नत किस्म की नस्लें तैयार करने के लिए क्या करेंगे? प्रमाणित नस्लों के सांडों का पालन करेंगे तथा उनसे देसी गायों का मिलान करा करके उन्नत पशुओं विकास करना ही उत्तम सांड योजना है। प्रश्न दूसरा, गाय की उन विदेशी नस्लों के नाम जिनके सांडों का प्रयोग देसी नस्ल की गायों को गर्भित कराकर नस्ल सुधार के लिए किया गया है। कौन कौन सी ऐसी विदेशी प्रमाणित नस्लें हैं जिनसे देसी गायों का मिलान करके उन्नत नस्ल तैयार की गई है? तो नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत जर्सी, हॉलस्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, रेड एवं आयरशायर नस्ल के सांडों का प्रयोग देसी गायों को गर्भित करने के लिए किया गया है। नियंत्रित प्रजनन क्या है? प्रजनन को नियंत्रण में रखना। नियंत्रित प्रजनन क्या है? गायों को केवल प्रमाणित सांडों से मिलान कराकर गर्भित कराना तथा अनुपयोगी सांडों को प्रजनन क्रिया से विरत रखना ही नियंत्रित प्रजनन कहलाता है। क्या है? गायों को प्रमाणित सांडों से मिलान करा करके गर्भित कराना और जो अनुप्रयोगी सांड है यानी ऐसी गाय जो कम दूध देती है, उपयोगी नस्ल तैयार नहीं होती, ऐसे गायों के नर बछड़ों को प्रजनन कार्य से दूर रखना नियंत्रित प्रजनन है। और ऐसी गायों के नर पशु जो उपयोगी सिद्ध होते हैं, अधिक से अधिक उपयोगी, उनसे प्रजनन कराना नियंत्रित प्रजनन है। प्रश्न अगला, भारत में दूध देने व उन्नत किस्म के ऊन देने वाले पशुओं की कमी का क्या कारण है? दूध देने और उन्नत किस्म का ऊन देने वाले पशुओं की कमी का कारण। तो चले, भारत में दूध एवं ऊन देने वाले पशुओं की कमी का मुख्य कारण यहाँ की जलवायु है।
हमारे यहाँ की जलवायु के कारण हमारे यहाँ के पशु अधिक दूध एवं अधिक ऊन नहीं दे पाते। उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण उष्णकटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ गर्मी एवं आर्द्रता, गर्मी भी खूब अधिक होती है और आर्द्रता भी बहुत अधिक रहती है, क्योंकि समुद्री किनारे पर होने के कारण भाप को उठती है। उष्णकटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ गर्मी एवं आर्द्रता काफी अधिक होती है। जिससे यहाँ उन्नत किस्म के पशु नहीं रह पाते, जिससे यहाँ उन्नत किस्म के पशु नहीं रह पाते। सघन पशु प्रश्न है, सघन पशु विकास प्रोजेक्ट के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया है? तो सघन पशु विकास योजना के तहत जिन जिन बातों पर जोर दिया गया है, उत्तर दिया गया। सघन पशु चिकित्सा प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया है। नंबर 1, वर्ष भर अच्छे चारे की व्यवस्था। सघन पशु विकास, बहुत सारे पशु विकास के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसमें सबसे पहले ध्यान दिया गया है चारे पर। तो वर्ष भर अच्छे चारे की व्यवस्था करना। दूसरा, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था। नंबर 3, कृत्रिम गर्भाधान सुविधा। और नंबर 4, दुग्ध संग्रह केंद्र बनाने पर जोर। प्रश्न है, पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रसार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले 3 संस्थानों के नाम लिखिए। तो पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण, पशुओं का अनुसंधान करने वाले, नई नस्ल तैयार करने वाले अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रसार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले 3 संस्थानों के नाम पूछे गए। तो ये 3 संस्थान हैं। उत्तर, ये 3 संस्थान कौन कौन से हैं देखते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ लापरवाहपूर्ण तरीके से पशुपालन होता है ना, तो इनको उन्नत करना। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम उनको चारे की व्यवस्था, भेड़ और भैंस और गाय दी हुई है उन्नत किस्म की। तो ऐसे संस्थान जो अनुसंधान पशुओं का करते और प्रसार करवाते। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। और नंबर 2, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जबलपुर। नंबर 3, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान अंबिका नगर। इसको अंबिका नगर भी लिखते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, दूध के क्षेत्र में, हरियाणा। प्रश्न है, पशुपालन व्यवसाय की 3 आवश्यकताएं लिखिए। पशुपालन व्यवसाय की 3 आवश्यकताएं कौन कौन? उत्तर, व्यवसाय प्रारंभ करने व उचित प्रबंध के लिए पूंजी व्यवस्था। नंबर 2, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता। नंबर 3, पौष्टिक चारे व संतुलित
राशन की आवश्यकता। फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं का वर्गीकरण कीजिए। तो फार्म पर पाले जाने वाले पशु निम्न प्रकार होते हैं। फार्म पर उपयोगिता के दृष्टिकोण से जैसा जैसा उपयोग रहेगा वैसे दृष्टिकोण से विविध प्रकार के पशु पाले जाते हैं। पशुओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, दुधारू पशु। तो दुधारू पशु इसमें जोड़ी बनाएंगे गाय एवं भैंस। फार्म पर दूध के लिए गाय पाली जाती है या भैंस पाली जाती है। मांस के लिए उपयुक्त पशु इसमें बकरी, भेड़, मुर्गी आदि। तीसरा, चर्म वाले पशु, चमड़े वाले, तो भेड़ एवं बकरी। फिर अंडों के लिए उपयोगी मुर्गी और बतख, अंडों के लिए। फिर बोझा ढोने वाले पशु, इसमें बोझा ढोने के लिए बैल पाले जाते हैं, भैंसा पाला जाता है, ऊँट पाला जाता है। फिर यातायात के लिए उपयुक्त, तो ये आने जाने के काम में लाने के लिए घोड़ा और ऊँट काम में लाया जाता है। तो इस प्रकार से उपयोगिता के आधार पर फार्म हाउस पर पशु पाले जाते हैं। प्रश्न अगला, पशुपालन क्या है? पशुपालन क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए। तो पशुपालन अब समझ गए हम। उत्तर पढ़ते, आर्थिक उद्देश्य से पशु पालने की, यानी हमारे यहाँ लापरवाह पूर्ण पशुपालन होता है, यह है व्यावसायिक उद्देश्य से। आर्थिक उद्देश्य से यानी व्यावसायिक उद्देश्य से पशु पालने की वैज्ञानिक विधि पशुपालन कहलाती है। पशुपालन के निम्नलिखित लाभ है। कौन कौन से? नंबर 1, पशुपालन से दुग्ध, मांस एवं अन्य पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं। दूध, मांस तथा अन्य पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं जो भोजन की पौष्टिकता बढ़ाते हैं। नंबर 2, राष्ट्रीय व व्यक्तिगत आय की वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय दोनों बढ़ती है इससे। तीसरा, पशु के मरने के बाद उसकी खाल, उसकी हड्डियां, चर्बी आदि से कई औद्योगिक उत्पाद बनते हैं तथा लोगों को रोजगार मिलता है। उन्नत किस्म नस्ल के पशु इस प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारे देश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद राष्ट्रीय आय में उसका योगदान कम क्यों है? हमारे देश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या, विश्व में सबसे अधिक पशु पाले जाते हैं भारत में, तो सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद राष्ट्रीय आय में उनका योगदान कम क्यों है? उत्तर, इसके निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, उत्पादक पशुओं का अनुपात कम है। जो काम में आते हैं उत्पाद बढ़ाते हैं, ऐसे पशुओं का अनुपात कम है। दूध देने वाली गाय 1 और फालतू पशु जो काम में नहीं आते ढेर सारे, तो उसके कारण वो दूध देने वाली गाय जितने का दूध नहीं देती उससे ज़्यादा पशुओं को चारा या उनकी देखरेख में पैसा लग जाता है। तो इसके कारण आय का योगदान कम है। दूसरा, हमारे यहाँ पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम का कम प्रसार
पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम का कम प्रचार प्रसार होने के कारण पशुओं की उन्नत नस्लों की कमी है। तीसरा, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण भी पशु को पौष्टिक आहार तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे उत्पादकता पर असर पड़ता है। लेते एक प्रश्न और। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के महत्व को समझाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का क्या महत्व है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के महत्व निम्नलिखित है। तो महत्व में नंबर 1, कृषि कार्य के लिए पशुओं की प्राप्ति। कृषि कार्य में कार्य बहुत शक्ति का कार्य होता है, तो इसके लिए पशुओं की आवश्यकता होती है। उनके बगैर कृषि असंभव है। इसलिए कृषि फार्म के लिए पशुओं की प्राप्ति हो जाती है पशुपालन से। दूसरा है पौष्टिक आहार की प्राप्ति। पशुओं से पौष्टिक आहार प्राप्त हो जाता है। अगर पशु नहीं रहेंगे तो कृषि से पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं हो पाएगा। तीसरा, जीवांश खाद की प्राप्ति। खाद मिल जाता है। चौथा, राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है। राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है, इससे व्यक्तिगत आय बढ़ेगी, है ना। खाद मिलेगा, आहार मिलेगा, कृषि में कार्य करने में सहयोग मिलेगा इनका, तो उत्पादन अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होगा तो व्यक्तिगत आय बढ़ेगी। व्यक्तिगत आय से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। पांचवा, रोजगार की प्राप्ति। जो लोग कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम वे बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं सरलता से। खाली समय का उपयोग हो जाता है। सातवां, यातायात में उपयोग, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है इससे। तो इस प्रकार हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के महत्व। कृषि कार्य करने के लिए, पौष्टिक आहार हेतु, जीवांश खाद के लिए, राष्ट्र की आय बढ़ाने के लिए, रोजगार की प्राप्ति के लिए, खाली समय का उपयोग के लिए, यातायात में उपयोग और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए। धन्यवाद। अगले PDF में हम देखेंगे फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं से क्या लाभ है।